इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार है, मस्ती का पर्व है। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे देश में आज ज्यादातर लोगों ने होली अपने घर में रहकर मनाई। वो जश्न नहीं था, वो उत्साह नहीं था। और ये इसलिए हुआ कि कोरोना का वायरस एक बार फिर से हम सब जानते हैं सिर उठा चुका है। कोरोना की सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है। कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सुनकर अब डर लगता है। पिछले 24 घंटे के फिगर्स देखें तो कोरोना के करीब 70,000 नए केसेस सामने आए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। दिल्ली में करीब 2,000 नए मामले मिले। यूपी, एमपी, उत्तराखंड, पंजाब में मामले तेजी से बढ़े हैं। और सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा खतरा महाराष्ट्र में है, जहां पिछले 24 घंटे में 30,000 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। कहने का मतलब ये कि हालात लगातार हाथ से निकलते जा रहे हैं। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि ये सब जानने के बाद भी बहुत सारे लोग लापरवाही कर रहे हैं। आज कई शहरों से जो तस्वीरें आई वो डराने वाली है। कोरोना के खतरे के बाद भी कई शहरों में हजारों लोग घरों से बाहर निकले, सड़कों पर होली मनाई। बिना मास्क के हजारों लोग सड़कों पर डांस करते, नाचते दिखाई दिए। कहीं मंदिर में भीड़ जुटी तो कहीं सड़क पर जुलूस दिखाई दिया। मैं बार बार कहता हूं कि कोरोना आपके घर नहीं आएगा जब तक आप कोरोना को लेने खुद नहीं जाएंगे। कोरोना आपके बुलावे पर ही आपके घर में घुसता है। और आज जो मैंने तस्वीरें देखी उससे लगा कि आज होली की हुड़दंग में शामिल हजारों लोग हो सकता है कोरोना को अपने साथ लेकर घर गए हों। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए खतरा बन गए हों। कहीं आस्था के नाम पर, कहीं त्योहार के नाम पर, कहीं सिर्फ खुद को बहादुर दिखाने के लिए लोग भीड़ में इकट्ठा हुए। सरकारों ने बार बार अपील की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही, लेकिन मथुरा में, वृंदावन में, प्रयागराज में, शाहजहांपुर में, उज्जैन में, कितने शहरों की खबरें मेरे पास हैं। यहां जो भीड़ जुटी वो देखकर रोंगटे खड़े हो गए। आप भी मथुरा की तस्वीरें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात काबू में हैं, लेकिन हालात बिगड़ते देर नहीं लगती और हालात बिगड़ने लगे हैं। 2 हफ्ते पहले तक पूरे उत्तर प्रदेश में 200 से 300 केसेस मिल रहे थे, लेकिन अब इन केसेस की संख्या बढ़कर 1400 से ज्यादा हो गई है। हालांकि 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये आंकड़े अभी तो खतरनाक नहीं दिखते, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं मथुरा की, प्रयागराज की, उसने योगी आदित्यनाथ की चिंता जरूर बढ़ा दी होगी। क्योंकि हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में यहां कोरोना का विस्फोट हो जाए और ये इलाके कोरोना का एपिसेंटर बन जाएं। आज सुबह से ही बांके बिहारी मंदिर में होली मनाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कोरोना गाइडलाइंस होली के त्योहार के बीच कहीं दिखाई नहीं दी। न कोई मास्क आपको दिखाई देगा और न ही 2 गज की दूरी। क्योंकि मथुरा, वृंदावन में सिर्फ लोकल लोग थे नहीं, वहां तो यूपी के कोने कोने से, देश के दूसरे हिस्सों से भी भक्त पहुंचते हैं। हर वीकेंड को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से लोग यहां पहुंचते हैं। और इस बार तो होली का त्योहार था, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा थी। इसी तरह की तस्वीरें मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर से भी आई। यहां भी होली खेलने के लिए
लोगों ने किसी भी दिशा निर्देश का पालन नहीं किया। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि पिछले हफ्ते तक मथुरा में रोजाना सिर्फ सिंगल डिजिट में कोरोना के मरीजों के केस आते थे, कभी 9 कभी 10 ऐसे नंबर्स थे। लेकिन पिछले 2 दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है और चूंकि कोरोना के सिम्टम 4-5 दिन बाद दिखाई देते हैं, कई बार लोग एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कोरोना के शिकार हो चुके हैं। अगर इस भीड़ में 2-4 लोग भी कोरोना के मरीज हुए तो सोचिए कितने लोग कोरोना लेकर अपने घर लौटे होंगे। और ये सिर्फ आज का हाल नहीं है, मथुरा में पिछले 1 हफ्ते से लगातार ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कभी लड्डू मार होली तो कभी लठ मार होली, कहीं रंगों की होली तो कहीं पिचकारी की होली। हर जगह भीड़ ही भीड़ थी और इसका क्या असर पड़ा ये भी आप जान लीजिए। पिछले सोमवार को मथुरा में कोरोना के 9 केसेस आए थे, डेली की एवरेज यही थी, लेकिन आज ये फिगर बढ़कर 58 हो गई और इसके बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं। आप लोग की बातें सुनेंगे तो और भी हैरान रह जाएंगे। बहुत मजा आया। आई एम वेरी इंजॉय इन माई लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोना कहाँ है? हमारा स्टेमिना बहुत जबरदस्त है, हम ठीक है। हरियाणा से है ना, कोई दिक्कत नहीं। होली का जय। तो खुल के आता हूँ, ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है ना आना। आप होली खेलने आए, कोरोना चला, आपने मास्क नहीं लगा रखा। अरे हाँ नहीं लगा रखा, बट अभी किशन जी के आए पे तो है, इसलिए कुछ होने वाला नहीं। यहाँ पे कोई भी मास्क नहीं पहनता और यहाँ पे ऐसे ही सब घूमते हैं। यहाँ पे कोरोना और नहीं आते भाव से। जिन लोग की बात सुनी उनमें से एक साहब तो हरियाणा के थे, दूसरी युवती दिल्ली की थी और तीसरी महिला सूरत से वृंदावन आई थी। अब आप खतरे की गंभीरता को समझें। मैंने आज की बात में दिखाया था कि कोरोना के कारण गुजरात में सबसे ज्यादा खराब हालत अहमदाबाद और सूरत के हैं। ये महिला सूरत से आई थी, इनके ग्रुप में दर्जनों लोग थे। अगर एक भी व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ तो समझिए कोरोना कहां कहां तक पहुंचेगा। इस तरह का खतरा सिर्फ मथुरा में नहीं है। इसी तरह की तस्वीरें प्रयागराज से आई। मथुरा वृंदावन में भक्तों की भीड़ थी, लेकिन प्रयागराज में सड़कों पर होली का हुड़दंग दिखा। होली की मस्ती में कोरोना का डर गायब हो गया। प्रयागराज में पुराने शहर चौक में इस बार भी भीड़ पहले की तरह लगी। सैकड़ों लोगों का ग्रुप इकट्ठा हुआ, डीजे बजा, डांस हुआ, कपड़ा फाड़ होली खेली गई। किसी को डर नहीं था कि उन्हें कोरोना अपनी चपेट में ले सकता है। लोग कोरोना के कैरियर बन सकते हैं, सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। असल में प्रयागराज में पिछले 2 दिन से कोरोना की संख्या तेजी से बढ़ी है। शनिवार को प्रयागराज में 80 कोरोना के मरीज डिटेक्ट हुए थे। संडे को भी 70 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। लेकिन जब लोगों से पूछा गया आखिर कोरोना तो घर में रहकर, कोरोना के टाइम में घर में रहकर होली क्यों नहीं खेल सकते, क्यों बेवजह भीड़ लगा रहे हैं, तो इस पर जिस तरह के कारण उन्होंने बताए उन्हें तो समझना भी मुश्किल है। कुछ लोगों का कहना था वो होली इसलिए खेलने आए ताकि कोरोना को हरा सके, कोरोना को भगा सके। आज का जो माहौल है ना, जो हम लोग जूझ रहे हैं, से मतलब इतना परेशानियों से जूझ रहे थे, अब लग रहा है कि होली में हम थोड़ा खुश हो सकते हैं, इसलिए हम लोग ये मना रहे हैं और खुश होकर मना रहे हैं ताकि कोविड को हरा सकें। और थोड़ा मास्क को थोड़ा जरूरी भी है और इस बार के लिए भीड़ भी कम है। पहले बहुत भीड़ हुआ करती है, लेकिन इस बार बहुत भीड़ भी कम है। मास्क अभी लगाया हुआ था सर और अभी हटाया है। हाँ तो क्योंकि फिर कलर नहीं दिखेगा ना। बाकी हमने कैरी कर रखा है, डिस्टेंस मेंटेन कर रखे हैं। हम तो बस ये देखने आए, हम खेलने नहीं आए। आपके चेहरे पे कलर भी है और वो घर पे लगा है, वो घर पे लगा है। मास्क हम कैरी कर रहे हैं, वो हमने अभी छुटाया क्योंकि रंग लगा रहे थे, फिर वो मास्क भी गंदा हो जाता हमारा। अभी वहाँ जाइए तो सब लोग कृपया मास्क जरूर लगाए रहिए। दूर है तो आप मास्क उतार सकते हैं, अदरवाइज वहाँ जाइए, यू हैव टू ऑलवेज वियर द मास्क।
यूपी के शाहजहांपुर में भी होली सेलिब्रेशन के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर निकले। गलियों में होली का जुलूस निकला। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा का हवाला देकर लोग इकट्ठा हुए। काफी देर तक गली मोहल्ले के बीच इसी तरह से जुलूस निकलता रहा। हालांकि भीड़ को देखते हुए पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रंगों से सराबोर सैकड़ों लोग बिना मास्क के आगे बढ़ते रहे और पुलिस वाले भी भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी ड्यूटी पूरी करते रहे। वृंदावन, मथुरा, प्रयागराज या फिर शाहजहांपुर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां से इसी तरह की तस्वीरें आई और ये योगी आदित्यनाथ की चिंता को बढ़ाने वाली है। योगी आदित्यनाथ भी खतरे को समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज सुबह से ही इस खतरे के प्रति सावधान किया। हम इस पर्व और त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ तो मनाएं, लेकिन देश की कोरोना महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है, इसे ध्यान में रख करके सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें। कोई भी ऐसा कार्य न हो जिसके कारण किसी भी स्थिति में उनके देश के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है वह कमज़ोर पड़े। कोरोना का जो सेकंड वेव अभी देखने को मिल रही है, इसके प्रति सावधानी और सतर्कता बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश ने भी इस मामले में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। हम हर्षोल्लास के इस पर्व को कोरोना संक्रमण का कारक न बनने दें। सावधानी की जरूरत है, लेकिन परवाह किसको है? बहुत से लोग कहते हैं कब तक कोरोना से डर कर घर में बैठे रहेंगे, त्योहार मनाने से कोरोना कैसे फैलेगा। किसी ने कहा थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए तो क्या हो गया, थोड़ी होली खेल ली तो क्या हुआ, क्या आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें, क्या मंदिरों में जाना छोड़ दें, क्या कोरोना है तो जीना छोड़ दें। मेरा कहना है कि आप सब कुछ कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ। हर वक्त ये ध्यान में रहे कि कोरोना का वायरस आपके आसपास हो सकता है। होली तो हर साल आएगी। अगर कुछ दिन एहतियात बरत ली, सेकेंड वेव में कोरोना से बचे रहे, तो अगले साल धूमधाम से सब मिलकर होली मना पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल आज के दिन यानी 29 मार्च को देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 979 थी। पूरे देश में तब तक 25 लोगों की मौत हुई थी। 28 मार्च से लेकर 29 मार्च तक यानी 24 घंटे में कोरोना के कुल 106 केसेस सामने आए थे। उस वक्त भी देश भर में लॉकडाउन था, घर से निकलने पर पाबंदी थी। और आज की स्थिति में यह है कि देश भर में कोरोना के 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 70,000 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना से पूरे देश में 1,61,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी अगर लोग होली खेलने के लिए बाहर निकले, सवाल करने पर उल्टा पूछने लगे कहां है कोरोना, कोरोना से होगा क्या, तो समझ लीजिए हालात हाथ से निकलने में वक्त नहीं लगेगा। यह गलती मध्य प्रदेश के लोग कर चुके हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर के लोग कर चुके हैं। जब वह हालात खराब हो गए तब जाकर लोगों को समझ आया। आज होली के मौके पर लोगों ने कैसे संयम बरता, यह भी देखने लायक है। पुराने भोपाल की होली तो मशहूर है। शहर के लोग पुराने भोपाल की सड़कों पर होली खेलने के लिए इकट्ठा होते थे, जमकर मस्ती होती थी। लेकिन इस बार कोरोना के कारण सड़कों पर सन्नाटा था। इसकी वजह है मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना का विस्फोट। बीते 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में कोरोना के 2,323 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 70% से ज्यादा केसेस भोपाल, इंदौर और जबलपुर में हैं।
इंदौर में 609, भोपाल में 469 और जबलपुर में 172 नए मरीज मिले हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 2% से कम हो गया था, जो पिछले 3 हफ्तों में 9% पहुंच गया है। यानी इन्फेक्शन फैलने की रफ्तार 4 गुना तक बढ़ गई है। इसीलिए होली के मौके पर भोपाल में पाबंदियां लगानी पड़ी। बिना किसी काम के घर से निकलने पर पूरी तरह बैन था। परिवार के सदस्यों के साथ घर में होली खेलने की छूट थी, लेकिन सड़कों पर पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर होली खेलने पर रोक थी। हमारे संवाददाता अनुराग विताम ने बताया कि कोरोना की रफ्तार को देखकर अब लोगों के मन में डर तो है, इसलिए आज बहुत कम लोग घर से बाहर निकले। हालांकि भारी पुलिस फोर्स भी तैनात थी, लेकिन पुलिस अफसरों ने कहा कि लोग खतरे को समझने लगे हैं। बहुत कम लोग आज बाहर निकले। बदरंग होली 2020 की तरह एक बार फिर भोपाल की जनता को देखने को मिल रही है। तमाम सड़कें सूनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये भोपाल का पुराना इलाका है, पुराना शहर माना जाता है। इस इलाके में तमाम जो भीड़ है वो दिखाई देती थी। होली के दिन बड़े बड़े जुलूस निकलते थे, सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर दिखाई देते थे। लेकिन होली जो कोरोना है, कोरोना के चलते होली के इस त्योहार को बदरंग आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दरअसल कोरोना जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जिला प्रशासन ने सड़क पर अनावश्यक रूप से निकलने पर आज के दिन प्रतिबंध एक तरीके से लगा दिया था। जुलूस या रैली यहाँ नहीं निकाल सकते थे। सार्वजनिक जगह, मैदान, चौराहों पर रंग खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा बिना मास्क के शहर में घूमने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। यही वजह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह खाली दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर जांच कर रहा है। लोगों को रोककर जो बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं उनको रोक रहा है। इस चौराहे पर पूरे होली के वक्त सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहते थे और इस वक्त यहाँ पर अगर हम देखें तो शहर के डीआईजी भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लोग समझ रहे हैं, उनका बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग अपने आप से ही घरों के अंदर हैं और मतलब हम लोगों को बहुत टोका टोकी नहीं करनी पड़ रही है। घर के अंदर होली की बात थी, लेकिन 20 लोग मना सकते थे अगर छोटी छोटी संख्या में, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या इस पर? नहीं, हो सकता हो कि अभी उस पर हम लोगों ने कोई बहुत पाबंदी नहीं लगाई है। ये जो अनावश्यक जो है चल समारोह या रेले के रूप में लड़के नौजवान जब निकलते हैं, बस उस पर जो है हमारी टोका टोकी है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मध्य प्रदेश के 12 शहरों में लॉकडाउन है। हर संडे को लॉकडाउन रहेगा। भोपाल और इंदौर के अलावा जबलपुर, रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर और नरसिंहपुर में पाबंदियां लगाई गई हैं। भोपाल में सख्ती ज़्यादा है। 20 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील करना पड़ा है और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू है। कोरोना से नागपुर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी ने आज बताया कि नागपुर में पिछले 24 घंटों में 3177 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 55 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 10 दिन में नागपुर में कोरोना के 30,000 से ज्यादा केसेस सामने आए और इसके बाद भी नागपुर के लोगों ने एहतियात नहीं बरती तो प्रशासन ने सख्ती की, लॉकडाउन लगा दिया। आज जब पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जा रहा था, उस वक्त नागपुर की सड़कों पर सन्नाटा था, गलियां वीरान थी, हर तरफ खौफ था। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पहले नागपुर के लोगों ने कोरोना को हल्के में लिया, लापरवाही बरती और इस वजह से पूरे शहर में कोरोना का विस्फोट हो गया। और इसके बाद नागपुर में प्रशासन ने लोगों को जबरदस्ती घरों में बंद कर दिया। मैं इस वक्त नागपुर के सीताबर्डी बाजार में हूं, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस वैन पेट्रोलिंग कर रही है। नागपुर शहर में 66 स्थानों पर नाकेबंदी की गई है और 75 स्थानों पर फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं। नागपुर का बड़ी बाजार हो, सीताबर्डी बाजार हो, धर्मपेट बाजार हो, सदर बाजार हो, इतवारी हो, तमाम प्रतिष्ठान 100% बंद रखे गए हैं। 1 बजे तक जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोले रहने का आदेश दिया गया है। ये देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा बाजार बंद है। जो चीज़ बंद रहे, निजी कार्यालयों के साथ साथ दुकानें, मार्केट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है।
रेस्टोरेंट, होटल, खाद्य पदार्थ में डाइनिंग सेवाएं पूरी तरीके से बंद है। सब्जी की दुकानें, किराना की दुकानें, चिकन, मटन, ये तमाम दुकानें, स्टैंड एलोन दुकानें सिर्फ 1 बजे तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं। 5 लोगों को एक साथ एकत्र होने पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। पूरा आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो 2 व्हीलर है उस पर सिंगल राइड ही किया जा सकता है और कार में 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। तो ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि होली में इतनी सख्ती देखी जा रही है। और अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो बहुत डराने वाली हैं। ये महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई है। धर्म के नाम पर क्या किया जा सकता है। नांदेड़ में सिखों का पवित्र स्थान तख्त सचखंड श्री हुजूर साहब गुरुद्वारा है। हुजूर साहब में होला मोहल्ला और होली मनाने से पहले एक मीटिंग हुई। तय हुआ था कि कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक त्यौहार मनाया जाएगा, ज़्यादा भीड़ न हो इसलिए गुरुद्वारे के गेट पर ताले लगा दिए गए थे। दोपहर तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन शाम को अचानक सैकड़ों लोग होला मोहल्ला मनाने पहुंच गए। क्योंकि कोरोना की वजह से नांदेड़ में लॉकडाउन है, रोजाना 1000 से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, इसलिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। और इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस से बहसबाजी की, भीड़ उग्र हो गई। भीड़ ने गुरुद्वारे के गेट पर लगे ताले तोड़ दिए और जब पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। 10 पुलिस वाले इस हादसे में घायल हुए हैं। आप जरा सोचिए, इस उन्मादी भीड़ को पुलिस कैसे रोक सकती है? प्रशासन क्या कर सकता है? इस भीड़ को इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि नांदेड़ में रोजाना 1000 से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, लॉकडाउन है, खतरा है। इसीलिए गुरुद्वारे के गेट पर ताले लगाए गए थे, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। लेकिन भीड़ ने किस तरह ताले तोड़े और पुलिस के घेरे को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। गिने चुने पुलिस वाले बात थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की तो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। 10 पुलिस वाले, जैसा मैंने आपको बताया, घायल हुए। होली मनाने के लिए भीड़ का ऐसा उन्माद, ऐसी लापरवाही कितनी खतरनाक है, ये सोचकर भी डर लगता है। आपको बता दूं, ये नांदेड़ में सिखों के पवित्र स्थान तख्त सचखंड श्री हुजूर साहब गुरुद्वारे की तस्वीरें हैं। हुजूर साहब में होला मोहल्ला और होली मनाने से पहले ये तय किया गया था कि चूंकि कोविड का खतरा है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक ही त्यौहार मनाया जाएगा।
गुरुद्वारे के गेट पर ताले लगा दिए गए थे, लेकिन शाम को सैकड़ों लोग होला मोहल्ला मनाने के लिए पहुंच गए और भीड़ बेकाबू हो गई। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी इस पर हमारे पास साथ है। सचिन, ये तस्वीरें दिखाई, ये वाकई में डराने वाली तस्वीरें हैं। नांदेड़ की ये तस्वीरें बहुत सारी डिटेल्स मैंने बताई, आपके पास क्या जानकारी है? जी रही जी, देखिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब नांदेड़ के जो पुलिस है उन्होंने वजीराबाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करना शुरू कर दिया है। जो भी उपद्रवी थे उनके खिलाफ, साथ ही उनकी तलाश भी की जा रही है, क्योंकि 10 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं और उनके ऊपर हमला हुआ है, पथरावबाजी भी की गई थी। पिछले साल भी इसी तरह की अनुमति उन्होंने राज्य सरकार से मांगी थी, लेकिन तब भी डिजास्टर मैनेजमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद भी पिछले साल भी इसी तरह की वहां पर जुलूस निकाला गया था, हल्ला बोल रैली जिसे कहते हैं, वो निकाला गया था और इस बार भी अनुमति नहीं दी गई थी। इस बार भी पुलिस और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी थी और इसी के कारण जो गुरुद्वारा साहिब है वहां पर गेट पर तालेबंदी की गई थी, बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन भीड़ इस कदर इतनी ज्यादा थी कि पुलिस भी यहाँ पर एक तरह से बेबस नजर आई। उन्होंने बैरिकेडिंग जब तोड़ दी तो पुलिस वाले और जो लोग थे वहां पर जो जुलूस रैली में शामिल हुए थे उनके बीच कहा सुनी हुई और फिर उन्होंने अचानक से जो है पथरावबाजी करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि डीवाईएसपी जो है उनके गाड़ी पर भी हमला बोल दिया। उस गाड़ी के जो है कांच तोड़ दिए, टायर पंचर कर दिए और उसके बाद पुलिस के ऊपर जबरदस्त पथरावबाजी की गई। करीबन 5:30 बजे से लेकर 6, 6:30 बजे तक ये पूरा जो है वो उपद्रव वहां पर चलता रहा। उसके बाद पुलिस बल भारी तादाद में मंगाया गया। अब परिस्थिति जो है तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। अब पुलिस जो उपद्रवी है उनकी तलाश कर रही है और उनके ऊपर कार्रवाई जो है शिकायत दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही है। रईस जी, सचिन बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये तस्वीरें सिखों के पवित्र स्थान तख्त सचखंड श्री हुजूर साहब गुरुद्वारे की है। हुजूर साहब में होला मोहल्ला मनाने पर रोक लगाई गई थी। तय किया गया था कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक त्यौहार मनाया जाएगा। गुरुद्वारे के गेट पर ताले लगा दिए गए थे, लेकिन शाम को अचानक भारी भीड़ होला मोहल्ला मनाने के लिए वहां पहुंची। कुछ पुलिस वाले तैनात थे, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उग्र हो गई, उन्माद से भरी थी और इस पवित्र स्थान पर पुलिस पर हमला किया गया। कम से कम 10 पुलिस वाले इस पूरे मामले में घायल हुए हैं और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लोगों ने पुलिस पर हमला किया, गेट तोड़ दिया और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि भीड़ का मूड क्या था। और आपको याद दिला दूं कि नांदेड़ में लॉकडाउन है, रोजाना 1000 से ज़्यादा कोरोना वायरस से ग्रस्त लोगों के केस मिल रहे हैं। इसीलिए पुलिस ने रोक लगाई थी, इसीलिए बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन जब भीड़ वहां पहुंची तो उन्होंने पुलिस की एक नहीं सुनी। तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि होला मोहल्ला मनाने की भीड़ इकट्ठी हुई, उसने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पुलिस की गाड़ियों की, पुलिस के अफसरों की गाड़ियां हैं जिन्हें तोड़ दिया गया। जाहिर है ऐसी जगह पर पुलिस बल कम था शुरू में, बाद में पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी और इस जगह पर छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं की जान को खतरा हो सकता था और पुलिस उन्हीं को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये टूटी हुई गाड़ियां, ये उन्माद में भरी भीड़ इस बात को बार बार याद दिलाती है कि इन लोगों को कोरोना के खतरे की जरा भी परवाह नहीं है और उन्हीं को इस खतरे से बचाने के लिए पंचनामा करो। हुजूर साहब में होला मोहल्ला बनाने पर
रोक लगाई गई थी, कहा था कोविड प्रोटोकॉल के तहत त्यौहार मनाया जाएगा, इसीलिए गुरुद्वारे के गेट पर ताले लगाए गए थे, सबकी रजामंदी से ये हुआ था। नांदेड़ महाराष्ट्र के उन 10 शहरों में से है जहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब है। नांदेड़ में 747 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। नांदेड़ में लॉकडाउन है, रोज 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसके बाद भी अगर हजारों लोग इस तरह तलवारें लेकर त्योहार के नाम पर, आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर हंगामा करेंगे, पुलिस वालों पर हमला करेंगे, तो कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन क्या कर सकता है और पुलिस भी क्या कर सकती है। ऐसे लोगों को कोरोना से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे नांदेड़ के लोगों की मदद की जा सकती है, ये सब बहुत चिंता की बात है। मुंबई में कोरोना का ग्राफ रोजाना नया रिकॉर्ड बना रहा है। आज 5890 लोग मुंबई में कोरोना पॉजिटिव निकले। धारावी, दादर, माहिम, ये 3 इलाके से यहां इनमें करीब 250 लोग कोरोना के चपेट में आए हैं। माहिम में तो एक दिन में 98 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। लेकिन परेशानी की बात है कि जिस वक्त हालात कंट्रोल करने चाहिए थे, कोरोना को रोकने के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, तब मुंबई में ज्यादा कुछ नहीं किया गया। और अब जब हालात बेकाबू हैं तो फिर से लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है। कोरोना को काबू में करने के लिए जिस तरह से हमारे देश में काम किया गया, पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हुई थी, पूरी दुनिया में भारत का उदाहरण दिया गया था। इतनी बड़ी जनसंख्या में कोरोना के विस्फोट को कैसे रोका, कैसे कोरोना के वायरस का मैनेजमेंट किया गया, इसमें हमारा देश सबसे बेहतर था। सरकार ने सख्ती की और मैं कहूंगा कि देश की जनता ने सपोर्ट किया। लोगों ने खतरे को महसूस किया, मास्क लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया, तो ऐसा लगा कि हम जंग जीतने वाले हैं। क्योंकि हम अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील और यूरोप के तमाम देशों के एग्जाम्पल देख चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के केस खत्म होने लगे थे, उसी वक्त लोगों ने लापरवाही शुरू की, पार्टियां करने लगे। क्रिसमस के वक्त लोग जिस तरह से घरों से बाहर निकले, हॉलिडे मनाने निकले, जश्न मना रहे थे, तो अमेरिका का हाल कितना बुरा हुआ ये आपने देखा है। कोरोना के केसेस और कोरोना की मौतों के मामले में नंबर 1 देश बन गया। और हमने भी वही गलती की है और करते जा रहे हैं जो अमेरिका के लोगों ने की थी। जब तक कोरोना हमारे देश से जा रहा था, विदाई ले रहा था, उस वक्त लापरवाही। और यह बात पक्के तौर पर समझ लीजिए कि वैक्सीन कोरोना से सुरक्षा देती है। मतलब यह कि वैक्सीन लगने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। इस बात की गारंटी है अगर आपको कोरोना की वैक्सीन लगी है तो कोरोना आपको बिगाड़ नहीं पाएगा, आपके लिए जानलेवा नहीं हो पाएगा, आपको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा और ज्यादा खतरा नहीं होगा। इसीलिए ये कहना पड़ रहा है और बार बार कहना पड़ रहा है कि कोरोना से बचने के लिए एक ही गारंटी तरीका है, मास्क लगाइए, भीड़ में मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि कोरोना गरीब अमीर, पढ़े लिखे और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं करता। मैंने आपको बताया था आईआईएम के स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में माहिर होते हैं, लेकिन कोरोना को मैनेज नहीं कर सके, लापरवाही हुई तो आईआईएम अहमदाबाद में कोरोना के 50 से ज्यादा केसेस आ गए। चेन्नई के 5 स्टार होटल में 70 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, लोग बड़ी संख्या में हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, लेकिन आज ऋषिकेश के होटल ताज में कोरोना के 78 केसेस मिले हैं। इसके बाद होटल को सील कर दिया गया। इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि सावधान रहिए। लॉकडाउन कोई नहीं चाहता, न लोग चाहते हैं न सरकार चाहती है। और मैं भी मानता हूं कि लॉकडाउन से कोरोना काबू में आता है, लेकिन दूसरी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ता है, देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, और हमने ये तकलीफ 1 साल सही है, इसलिए लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए और उम्मीद है कि लगेगा भी नहीं। लेकिन आम लोग की जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन से जैसे
लॉकडाउन लगाना पड़े ऐसे हालात ही क्यों पैदा करें? अगर गाइडलाइंस का पालन अभी कर लिया तो बच सकते हैं। यह सही है कि महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है और यह भी सही है कि उद्धव ठाकरे बार बार लॉकडाउन लगाने की बात भी कर रहे हैं। उद्धव के इस रुख के पीछे क्या वजह है, इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले 20 सेकंड का एक स्पॉन्सर मैसेज। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके। उद्धव सरकार की मुश्किलात पर बात करें उससे पहले एक काम की बात आपको बता दूं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं। इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। तरीका आसान है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाइए, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड कर लें। अब आप बड़े आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के बिल्कुल साफ साफ आज की बात देख सकते हैं, सारी खबरें देख सकते हैं, इंडिया टीवी देख सकते हैं, नॉन स्टॉप, कहीं भी कभी भी। आजकल उद्धव ठाकरे की सरकार की गृह दशा कुछ ठीक नहीं चल रही है। रोज एक नई प्रॉब्लम आती है। अब उद्धव ठाकरे इस बात से परेशान है कि शरद पवार के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, और यह सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि शरद पवार की अमित शाह के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की हर जगह चर्चा हुई और अमित शाह ने यह कहकर इस चर्चा को और हवा दे दी कि सब कुछ पब्लिक डोमेन में हो यह जरूरी नहीं, सारी बातें मीडिया को बताई जाएं ये जरूरी नहीं। इस चक्कर में शिवसेना के नेता और भी परेशान हो गए। आज उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से फोन करके उनकी हालचाल पूछे, स्वास्थ्य के बारे में पूछा। शिवसेना के नेता एनसीपी के नेताओं से बात करके माहौल को समझने की कोशिश करते रहे। कहा जा रहा है कि शरद पवार और अमित शाह की मीटिंग शुक्रवार को अहमदाबाद में एक कॉमन फ्रेंड, एक दोस्त के घर हुई। इसमें प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे। अमित शाह से जब इस मीटिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गोल बोल बात की, डिनाई नहीं किया। शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल भी खामोश रहे। लेकिन आज एनसीपी के नेता, महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर नवाब मलिक ने जरूर कहा कि शरद पवार और अमित शाह की मीटिंग की बात कहकर बीजेपी जानबूझकर कंफ्यूजन फैला रही है। और हमें लगता है कोई बीजेपी जिस तरह से कन्फ्यूजन 3 दिन से पैदा कर रही थी, सवाल पूछे गए, अमित शाह जी ने गोल गोल चीज़ों को घुमा दिया। कहीं ना कहीं संभ्रम निर्माण करने का खेल है, किसी भी तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई। देखिए, बीजेपी जब सरकार बनी, देवेंद्र जी कहते थे कि 1 महीने में गिर जाएगी, 3 महीना, 6 महीना, फिर कहा गया विधायक टूट जाएंगे, ऑपरेशन लोटस होगा, फिर राष्ट्रपति सरकार शासन लगाने की बात हो रही है। हमें लगता है कि लगभग 1.5 साल हमने पूरा किया, 5 साल तो पूरा करेंगे। ये सरकार 5 साल के लिए नहीं, 25 साल के लिए बनाई गई है। ये पहले से हम लोग, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, ये सरकार 5 साल के बाद और भी कई सालों तक महाराष्ट्र में रहेगी। नवाब मलिक की बात सुनी तो शिवसेना के लोगों को लगा कि शायद सब कुछ ठीक ठाक है, ये सब अटकलें हैं। संजय राउत ने कहा, वैसे तो शरद पवार और अमित शाह की कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन अगर शरद पवार अमित शाह से मिले भी तो गलत क्या है, देश के होम मिनिस्टर से कोई भी मिल सकता है। क्या सस्पेंस है उसमें, आप मुझे बताइए। मुझे मालूम नहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और शरद पवार साहब में कुछ मुलाकात हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो उसमें गलत क्या है। अगर देश के गृह मंत्री से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या बड़ा नेता मिलता है तो उसमें गलत क्या है। हमें प्रॉब्लम यह है कि शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल जयपुर में थे, प्राइवेट प्लेन लेकर अहमदाबाद पहुंचे, रात भर वहां रहे और सुबह वापस आ गए। और उसी दौरान अमित शाह वेस्ट बंगाल और असम का कैंपेन छोड़कर अहमदाबाद पहुंचे, रात भर वहां रहे, सुबह वापस आ गए। तो अटकलें तो लगेंगी।
स्पेकुलेशन तो होगा। उद्धव सरकार की एक और भी मुश्किल है। वो मुश्किल आज से शुरू हुई है और वो ये है कि शरद पवार बीमार हो गए हैं। शरद पवार की इसी हफ्ते सर्जरी होनी है और 10-15 दिन तक उन्हें आराम करना होगा। शरद पवार को पेट दर्द की शिकायत थी। इसके बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया। पता चला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। 31 मार्च को शरद पवार की एंडोस्कोपी होगी। नवाब मलिक ने कहा कि खराब सेहत की वजह से फिलहाल पवार साहब के सभी प्रोग्राम स्थगित कर दिए गए हैं। पवार साहब को एब्डोमेन में कोई तकलीफ के कारण ब्रीच कैंडी अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया। डायग्नोस हुआ कि उन्हें गॉल ब्लैडर में स्टोन है। वे ब्लड थिनर की गोली खाते हैं, इसलिए 48 घंटा वो दवाई बंद करने का सलाह दी गई है। 31 तारीख को उन्हें एडमिट कराया जाएगा और 31 तारीख को एंडोस्कोपी करने के बाद उनकी सर्जरी की जाएगी। तो अभी उनके सभी तमाम प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए। लगभग हमें लगता है कि 10-15 दिन तक तो उन्हें आराम करना पड़ेगा। हम सबकी दुआ है कि शरद पवार की सर्जरी सफल हो, वो स्वस्थ हो जाएं और इसी तरह राजनीति में एक्टिव रहें। लेकिन इन सब से अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात की चर्चा कम नहीं हुई है। और अगर अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात हुई तो इसका मतलब साफ है, उद्धव की सरकार पर खतरा। पिछले कई दिन से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच टकराव के संकेत मिलते रहे हैं। पहले सचिन वाजे को हटाने के सवाल पर, फिर परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए उसको लेकर। ये वो सवाल हैं जो देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी शिद्दत के साथ उठाए, सबूतों के साथ उठाए और फिर सामना में होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर हमला हुआ। यह सब इस बात का संकेत है कि शिवसेना और एनसीपी के बीच टकराव है। उद्धव ठाकरे को अब शरद पवार की पहले जैसी बैकिंग नहीं है और जब माहौल ऐसा हो तो अमित शाह कैसे मौका छोड़ सकते हैं? अमित शाह ये कैसे भूल सकते हैं कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और सरकार एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर बना ली? अमित शाह ये कैसे भूल सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़ने की वजह यह बताई कि अमित शाह ने आधा टर्म शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था? शरद पवार और अमित शाह राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। वो क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, ये तो दोनों किसी को कभी नहीं बताएंगे। तो इस पर अटकलें लगाना बिल्कुल बेकार है। लेकिन इस बात के आसार दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिन उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी से भरे होंगे। सियासी तो दुनिया से एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। 2 दिन बाद नंदीग्राम का संग्राम होगा और ममता इस सीट को जीतने के लिए किस कदर मेहनत कर रही है, इसकी बात ब्रेक के बाद। अब मैं आपको दिखाता हूं पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या चल रहा है। नंदीग्राम आप जानते हैं सबसे हॉट सीट है। जो नंदीग्राम जीतेगा पश्चिम बंगाल में उसका डंका बजेगा, ये सब कह रहे हैं। मुकाबला ममता बनर्जी का है और उनके पुराने सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी का है। दोनों ने पूरी ताकत लगाई हुई है। वोटिंग 1 अप्रैल को है, लेकिन देखिए ममता बनर्जी ने कल से ही नंदीग्राम में डेरा डाल दिया है और उन्होंने कहा कि जब तक वोटिंग पूरी नहीं होगी तब तक वो वहीं रहेंगी। आज ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर बैठकर 8 किलोमीटर का रोड शो किया। ममता के साथ उनके समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी और रोड शो के बाद ममता बनर्जी ने 3 जगह पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। ममता ने शुभेंदु अधिकारी पर जमकर हमला किया, उन्हें गद्दार बताया। ममता ने बताया उन्होंने शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार के लोगों को कौन कौन से पद दिए। ममता ने कहा उन्होंने अधिकारी परिवार पर भरोसा किया, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। বিশ্বাস করুন এটা আমার দোষ। আমি কোনোদিন ভাবতেও পারিনি যে ছেলেটাকে আমি ইরিগেশন মিনিস্ট্রি দিয়েছি, আমি এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি দিয়েছি, আমি ট্রান্সপোর্ট মিনিস্ট্রি দিয়েছি, আমি হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান করেছি, তার বাবাকে দীঘা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান করেছি।
তার ভাইকে তমলুক মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান করেছি এই কাঠি, সে আমার কন্ট্রাক্ট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের মালিক মানে চেয়ারম্যান, তারপরে মিদনাপুর ব্যাংকের চেয়ারম্যান, একজনের 10টা পোস্ট। এত কিছু করার পরে এখন অনেক টাকা হয়ে গেছে, এবার বিজেপি ধরছে কি বাবা এত টাকা রাখবে কোথায়, হয় বিজেপি করো নয় গলায় দড়ি দিয়ে মরো। তো দেখলো কি হবে, টাকা তো বাঁচাতে হবে, এখন টাকা চাই টাকা, তাই বিজেপি বড় বন্ধ হয়েছে। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को भला बुरा कहा, गद्दार बताया, तो जवाब देने के लिए शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी सामने आए। उन्होंने ममता बनर्जी को झूठा बताया, पॉलिटिकल चीटर बताया। शिशिर अधिकारी ने कहा इस इलाके में ममता बनर्जी को कोई पूछने वाला नहीं था, उनके परिवार ने पार्टी खड़ी की, ममता को मजबूत किया। We are in the politics. We not that ये लोग आज मुझे हम घर से बुला के लेके गए पॉलिटिक्स में ले गया, ये बात सही बात नहीं है। ये लोग 98 जब पार्टी किया है ये जिला में अप टू 99.5, तो एक तो भी स्कूल कमेटी, कॉलेज कमेटी, बाजार कमेटी में जीतने नहीं सका। हम लोग आया था फुल फ्लेजेड, बहुत सारे इलेक्टेड मेंबर लेके हम लोग ये पार्टी में ज्वाइन किया था। और छोटा वाला छोटा है हमारा से, वो क्या देगा मुझे, हम लोग को देने पड़ा, हम लोग लेने का हमारा शोल्डर इतना स्ट्रांग है, हम लोग को लेने पड़ा। वो क्या देगा, दिया वो क्या दिया, उससे हम दिया, वो क्या दिया, बहुत सारे आदमी को लेके हम लोग पॉलिटिक्स किया है, उसका पार्टी को हम स्ट्रेंथन किया है, उसका पार्टी को हम लोग नया नया आदमी हम बोला के लीडर बनाया। वो क्या देगा मुझे, वो क्या देगा, वो कौन देने वाला था, वो सिंबल दिया, लेकिन वो कभी आया इधर मीटिंग में, कभी आया पंचायत इलेक्शन में, कभी आया हमारे लोकसभा इलेक्शन में, कभी आया, किसको मिलेगा, हम देखता जीरो बन जाएगा। माइनस शिशिर अधिकारी एंड फैमिली शुभेंदु अधिकारी एक्सेट्रा, हम लोग का पास 60% था, वो लोग 2% लेके आया हमारे साथ जुड़ा, तो वो कौन देगा मुझे, हम लोग आया था विद फुल लोड ऑफ वर्कर्स। आप देख रहे हैं आज जब ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को, शिशिर अधिकारी को, उनके परिवार को क्या क्या दिया, मंत्री बनाया, किस किस पोजीशन पर रखा, तो ये बात शिशिर अधिकारी को चुभ गई। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमें क्या दे सकती हैं। असल में जब एक पार्टी में कोई बड़ा नेता बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद पार्टी छोड़ देता है तो फिर इसी तरह के हालात पैदा होते हैं और ये पर्सनल ईगो का सवाल बन जाता है। ममता ने इसीलिए नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया, यहां कैंप करने का फैसला किया। वो शुभेंदु अधिकारी को हर हाल में हराना चाहती हैं और बीजेपी के लिए भी ये प्रेस्टीज की बात है, प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और वो भी चाहते हैं किसी भी तरह से शुभेंदु अधिकारी ने अगर नंदीग्राम में ममता को पछाड़ दिया तो फिर बंगाल की बाजी बीजेपी के हाथ रहेगी। बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है तो दिल्ली में गर्मी ने कैसे रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसकी बात ब्रेक के बाद। और अब चलते चलते मैं दिल्ली वालों को सावधान करना चाहता हूं, एक नया खतरा है। आप जानते हैं आमतौर पर दिल्ली में होली के दिन हवा में थोड़ी ठंडक होती है, पानी भरा रंग जब फेंका जाता था तो लोग ठंडक की बात करते थे, लेकिन आज दिल्ली में गर्मी ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह मार्च के महीने में 1945 के बाद सबसे ज्यादा तापमान है। इससे पहले 31 मार्च 1945 को 40.5 डिग्री 40.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग ने बताया आज का मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। जब मैदानी इलाकों में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो वो सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो तो उसे हीट वेव यानी लू का मौसम घोषित किया जाता है, और अगर टेम्परेचर नॉर्मल से 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाए तो उसे सीवियर हीट वेव कहा जाता है। इस लिहाज से दिल्ली में आज का दिन सीवियर हीट वेव वाला था और आने वाले दिनों में यह गर्मी और बढ़ सकती है।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।